Hello everyone, hope all of you are fine and watching the video regularly. Welcome back on our YouTube channel of ST Online Education. I am Renu Sharma, your SS teacher. Today I am going to teach the fourth chapter of your geography book, Agriculture. So let's start. What do you mean by agriculture? Agriculture's Hindi meaning is कृषि. So all of you know about agriculture because we all of living in agriculture area and we belong to a family where a farmer we lives here. So let's start. Agriculture means कृषि. Gurpreet, Madho and टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज. गुरप्रीत, माधव और टीना जो थे वो कहते हैं गांव के पार जा रहे थे. वेयर दे सा अ फार्मर, जहाँ पर उन्होंने एक किसान को देखा. टीलिंग लैंड, जो भूमि को जोत रहा था. टीलिंग मतलब जोतना, हल चलाना. द फार्मर टोल्ड देम, किसान ने उनको बताया. दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट, कि वो गेहूं उगा रहा था. एंड हैड जस्ट एडेड मैन्यूर, मैन्यूर होती है खाद, और अभी अभी उसने एडेड मिलाया है खाद टू द सोइल, मिट्टी में, टू मेक इट मोर फर्टाइल. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ. कहता है और अभी अभी इसने जमीन में, मिट्टी के अंदर खाद को मिलाया है, मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए. ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को बताया. दैट द व्हीट वुड फैच अ गुड प्राइस इन द मंडी, कि जो गेहूं है वो उसको मंडी में अच्छी कीमत देगा. फ्रॉम वेयर, जहाँ से. इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्री, जहाँ से इसको कारखानों में ले जाया जाएगा. टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर, इसके आटे से ब्रेड और बिस्किट बनाने के लिए. इट मीन्स जो गेहूं, अभी हमने गेहूं की कटाई की है, अब हमारा गेहूं मंडियों में जाता है, मंडियों से फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रियों से ये हमारे पास किसके रूप में आता है, बिस्किट्स के और ब्रेड के रूप में हमारे पास आता है. ओके, तो ऑल ऑफ यू नो अबाउट एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के क्या क्या फायदे हो गए. दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू ए फिनिश प्रोडक्ट, यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्थानांतरण, फ्रॉम अ प्लांट, एक पौधे से, टू अ फिनिश प्रोडक्ट, एक अंतिम उत्पाद के रूप में, इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें 3 प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं. दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज, इसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय प्रकार की गतिविधियां हैं. यानी पहले खेत में गेहूं बोना, उसको काटना, फिर उसको मंडियों में बेचना, और मंडियों से जो तैयार उत्पाद आता है उस प्रकार की प्रक्रिया में 3 गतिविधियां शामिल होती है. प्राइमरी यानी जो गेहूं हमने काटा, जो जिस रूप में हमें मिलता है. सेकेंडरी, जिससे उत्पाद बनते हैं. और टेरिटरी एक्टिविटीज वो होती है जिनके जरिए जो भी ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो टेरिटरी एक्टिविटीज में आती है, जिसके जरिए वो फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास बाजार में आता है. Okay, so let's start. Primary activities. What do you mean by primary activities? Primary activities include all those connected with extraction. Primary activities में शामिल होते हैं वो सभी जुड़े हुए extraction and production. कहता है उत्पाद और निर्पाद of natural resources. कहता है प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद और जो एक्सट्रैक्शन और निकाला जाना उसमें शामिल होता है. एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल. कहता है प्राइमरी एक्टिविटीज के अच्छे उदाहरण कौन कौन से हैं. कृषि करना, मत्स्य पालन करना और उनको इकट्ठा करना, ये सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है. सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं. आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज. वो कहता है इन प्रक्रियाओं की, संसाधनों के प्रक्रियाओं से संबंधित होती हैं. कहता है इसमें जो इस प्रक्रिया में जो संसाधन जुड़े होते हैं उनसे संबंधित होती है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जैसे स्टील का बनना. बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड का बनाना. एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ, और कपड़े का बुनना आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी. वो सेकेंडरी एक्टिविटीज है. यानी कपड़ा बुनना, कपड़ा कैसे बनेगा, कृषि के अंदर जो हमें कपास मिलती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज है, और वो कपास जब बाजार में जाकर कपड़ा बुनती है तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटीज होगी. इसी तरह से गेहूं, जब हम गेहूं मिलता है हमें कृषि से काट कर, वो प्राइमरी एक्टिविटीज है, और उसी गेहूं से जब ब्रेड बनकर तैयार होती है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज है. ओके,
टेरिटरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? तृतीय एक्टिविटीज गतिविधियां, प्राइवेट सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, वो कहते हैं गतिविधि जो प्राथमिक और द्वितीय जो विभाग है उनको सपोर्ट सहारा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं? टेरिटरी एक्टिविटीज। थ्रो सर्विसेज, अपनी सेवाओं के जरिए, जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर सम एग्जांपल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटी। जैसे कोई भी चीज है, अब बिस्किट्स वगैरह हमारे पास फैक्ट्री से कैसे आते हैं? ट्रांसपोर्ट से आते हैं। ट्रेड, लोग इसका व्यापार करते हैं, ठीक है। बैंकिंग भी एक प्रकार की टेरिटरी एक्टिविटीज है, क्योंकि हमें ये पैसे की सुविधा प्रदान करती है। इंश्योरेंस वगैरह करती है। और कहते हैं कोई भी जो चीज बेचने का काम होता है वो हम एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन से करते हैं उसको। तो ये सब हमारी क्या कहते हैं? इन सामान के में हमारी हेल्प करते हैं, इन सामान को प्रदान करने में। तो जो हमारे सामान को बेचने में, खरीदने में हमारी मदद करती है वो होती हैं टेरिटरी एक्टिविटीज यानी तृतीयक गतिविधियां। ओके, ऑल ऑफ यू नो अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, इसमें फसलें उगाना शामिल है। फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, फूल और कहता है लाइव स्टॉक यानी एनिमल, जानवरों को पालना भी इसमें शामिल है। इन द वर्ल्ड, संसार में 50% ऑफ पर्सन्स आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, संसार के अंदर 50% जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में व्यस्त है। इंगेज मतलब लगे हुए हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की 2/3 जनसंख्या इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, वो कृषि पर डिपेंड है। यानी भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट जो है कृषि पर डिपेंड करता है। अब हमारे इधर ही देख लो, हमारे लोकल एरिया के अंदर आपके पास, आपके आस पड़ोस में आपको हर घर में एक फार्मर मिल जाएगा यानी कृषि करने वाला, और हर घर के अंदर कृषि करने वाले हैं। हम सब लोकल जो पीपल है मोस्टली वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, कहता है अनुकूल, कहता है टोपोग्राफी भौगोलिक स्थिति, मिट्टी और जलवायु आर विटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो कहते हैं प्राथमिक गतिविधियों के लिए जरूरी घटक है। यानी अनुकूल भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और जलवायु, ये जो है महत्वपूर्ण घटक है कृषि करने के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, वो भूमि जिस पर कहता है फसल उगाई जाती है, इज नोन एज अरेबल लैंड, उसे क्या कहता है? कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। अरेबल लैंड मतलब उपजाऊ भूमि, कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अरेबल लैंड? तो यहाँ पे बोल सकते हैं द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। इन द मैप, मानचित्र में यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन की प्राथमिक गतिविधियों में कंसंट्रेटेड उन क्षेत्रों में शामिल होती है ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एग्जिट्स, जहाँ पर कहता है नियमित जो घटक हैं फसल को उत्पादन के लिए विद्यमान होते हैं। नियमित घटक फसल उत्पादन के लिए जहाँ पर जरूरी होते हैं वो क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र जो है एग्रीकल्चर गतिविधियों से जुड़े हुए होते हैं। अब आता है बच्चों, What do you mean by agriculture? एग्रीकल्चर क्या है? वर्ड ओरिजिन, द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के वर्ड एगर से निकला है और एग्री या फिर एग्री से, जिसका मीनिंग है सोयल एंड कल्चर, मिट्टी और कहता है कल्चर, मीनिंग है कल्टीवेशन, इसका मीनिंग होता है जोतना यानी कृषि करना। ओके ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हो एग्रीकल्चर, एग्री से जो कई वर्ड बने हैं, जैसे एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? एग्री प्लस कल्चर, तो एग्रीकल्चर क्या हो गया? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, कहता है कला और विज्ञान, कल्टीवेशन यानी जोतने की, फसल उपजाने की कला और विज्ञान, ऑन द सॉइल मिट्टी में, रेजिंग क्रॉप फसलों को उगाना, एंड रियरिंग लाइव स्टॉक और कहता है पालतू जानवरों को पालना, इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, इसे क्या कहता है? खेती करना कहा जाता है। एग्रीकल्चर्स अदर नेम इज फार्मिंग, तो एग्रीकल्चर क्या है? किसी भी कहता है कोई मिट्टी के अंदर फसलों को जोतना और जानवरों को पालना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग। दूसरा होता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेरीकल्चर? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, कहता है रेशम के कीड़े
कीड़े को वाणिज्यिक तौर पर पालना। इट मैनी सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर, और ये कहता है किसान की आय का एक बहुत अच्छा घटक है उसकी आय बढ़ाने का। यानी सेरीकल्चर के अंदर हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं, और रेशम का कीड़ा क्या काम करता है, रेशम के कीड़े से सिल्क निकलता है उसके थ्रेड से, और सिल्क के थ्रेड से सिल्क की साड़ियाँ और कपड़े बनते हैं जो कि बहुत महंगा बिकता है। इसलिए ये कहता है किसान की इनकम को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है पीसी कल्चर, पीसी प्लस कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड प्रोवाइड, मत्स्य पालन कहते हैं। स्पेशली कहता है विशेष तौर पर मछलियों को पालना, और कहता है किसी टैंक और पॉन्ड के अंदर कहता है उनको पाला जाता है और उनको बनाया जाता है। इट इज कॉल्ड पीसीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टी प्लस कल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फसल सब्जियां उगाना, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फल सब्जियां और फलों की खेती फॉर कमर्शियल यूज, वाणिज्यिक यानी इनकम के तौर पर फलों की, और कहता है फ्लावर्स की खेती को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ओके, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द मैनी वर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर। फार्म सिस्टम, खेती का प्रणाली। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम, कृषि और कहता है खेती करने को हम देख सकते हैं एक प्रणाली के रूप में। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर, इसके मुख्य जो महत्वपूर्ण इनपुट्स हैं कहता है वो कौन कौन से है, बीज है, फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक है, मशीनरी है एंड मशीनरी, लेबर। कहता है इनपुट्स क्या कहता है, बीड्स यानी कहते हैं बीज है, सीड्स, फर्टिलाइजर उर्वरक, मशीनरी मशीन चाहिए, और लेबर उसके साथ साथ हमें लेबर यानी मजदूर भी, मेहनत करने वाले भी चाहिए। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग, कुछ एक अभियान में शामिल होता है हल जोतना, सोविंग बिजाई करना, इरिगेशन सिंचाई करना, वीडिंग खरपतवार निकालना एंड हार्वेस्टिंग, और उसके बाद कटाई करना। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, और जो आउटपुट होता है जो रिजल्ट में जो खेती का जो सिस्टम होता है उस प्रणाली में शामिल होते हैं क्रॉप्स, फसलें, वूल, ऊन, डेयरी, दूध की डेयरी वगैरह एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं वो इनपुट और आउटपुट में आते हैं। तो आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस आपको मालूम हो। इनपुट्स के अंदर बताया, इनपुट्स के अंदर क्या क्या चाहिए भाई, इनपुट में मशीनरी चाहिए, सीड्स चाहिए और हमारे लेबर भी चाहिए। प्रोसेस क्या होता है इनपुट्स के अंदर, प्लोइंग, सोविंग और स्प्रेइंग, यानी क्या करते हैं हम, प्रोसेस हमारी क्या क्या होती है, प्लोइंग हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, और स्प्रेइंग यानी स्प्रे वगैरह करते हैं। और आउटपुट क्या आता है, हमें फसल प्राप्त होती है, हमें फसल मिलती है। ठीक है, फिजिकल इनपुट्स क्या क्या होता है, फिजिकल इनपुट, शारीरिक इनपुट में हमारे के अंदर क्या क्या आती है, सनसाइन, टेम्परेचर, सोयल और रेनफॉल, और ये होती है स्लोप। ठीक है, ह्यूमन इनपुट्स कैसे कैसे होते हैं, स्टोरेज करता है पहले, फिर लेबर भी करता है, मशीनरी आती है और केमिकल डालता है, यानी फसल को खराब होने से बचाने के लिए केमिकल का यूज करता है, उसकी कटाई के लिए मशीनरी का यूज करता है, मशीनरी में उसे लेबर की जरूरत होती है और लेबर कट जाने के बाद वो उसको स्टोर करके रखता है। तो ये फिजिकल इनपुट्स हो गए। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार, कितने प्रकार की खेती होती है। फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, कहता है खेती जो है अलग संसार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशन, जो कि भौगोलिक स्थितियों पर आधारित होती है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, कहता है जो उत्पाद की मांग है उस पर, लेबर मेहनत श्रम पर, एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और तकनीकी के स्तर पर आधारित होती है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन टाइप्स, कहता है किसी को हम मुख्यतः दो प्रकार के में विभाजित कर सकते हैं। दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक खेती और सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स एबिलिटी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर कहता है केवल परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर, कहता है निम्न स्तर की तकनीकी और घरेलू जो मजदूर है मेहनत है, आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, स्मॉल आउटपुट, वो कहता है छोटे से कहता है छोटे सी फसल के
उत्पाद के लिए प्रयोग की जाती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। कहता है जो सबसिस्टेंस खेती है उसको आगे चलकर हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्राइमिटिव सबसिस्टेंस। अब आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है। First, we discuss about intensive subsistence farming. The farmer cultivates a small प्लॉट ऑफ लैंड। इसके अंदर किसान जो होता है एक छोटे भूमि के टुकड़े को कल्टीवेट्स मतलब उस पर फसल उपजाता है, यूजिंग सिंपल टूल्स साधारण यंत्रों का प्रयोग करते हुए, एंड मोर लेबर और अधिक मेहनत का, अधिक श्रम का, क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन बहुत कहता है लंबी जलवायु धूप वाली जलवायु के साथ, एंड फर्टाइल सॉयल्स और उपजाऊ मिट्टी के साथ, परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली। वह कहता है उसको अनुमति होती है एक से ज्यादा फसलों को वार्षिक तौर पर उगाने की, ऑन द सेम प्लॉट एक ही प्लॉट पर। राइस इज द मेन क्रॉप, राइस इसकी एक मुख्य फसल होती है इनकी। अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, दूसरी जो फसलें इसमें शामिल होती हैं व्हीट, मैजी, मक्का, पल्सेस दालें, एंड ऑयल सीड्स और तेल वाली कहते हैं सीड्स बीज। इंटेंसिव सबसिस्टेंस और एग्रीकल्चर कहता है जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस कृषि होती है इज प्रीवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, वो कहता है मौजूद है घने बसे हुए क्षेत्रों में, ऑफ द मानसून रीजन बारिश वाले क्षेत्रों के, वर्षा वाले क्षेत्र के घने बसे हुए क्षेत्रों में ऐसी कृषि सबसिस्टेंस फार्मिंग मौजूद है। ऑफ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, साउथ में साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के अंदर ये मौजूद है। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमाडिक हर्डिंग। इसको प्रीमिटिव जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसको हम इसके अंदर शामिल होती है स्थानांतरित कृषि और नोमाडिक हर्डिंग, और कहता है नोमाडिक खेती। कहता है खाना बदोश जो पालन है, नोमाडिक होते हैं, नोमाडिक जो पीपल होते हैं, खाना बदोश जो लोग होते हैं कबीले वगैरह के, तो कहता है पशुपालन भी इसके अंदर शामिल होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन। शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है वो कहता की जाती है घने बसे हुए जंगल वाले क्षेत्र अमेजन बेसिन के और ट्रॉपिकल अफ्रीका के, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। कहता है ये अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के अंदर, और कहता है भारत के नॉर्थ ईस्ट एशिया के साउथ ईस्ट में, दक्षिणी पूर्व में, और भारत के उत्तरी पूर्व में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। दीज आर द एरियाज, ये वो क्षेत्र है ऑफ हैवी रेनफॉल जहाँ अधिक बारिश होती है, एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, और जल्दी से उत्पन्न होने वाली वनस्पति पाई जाती है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय टेलिंग द ट्रीज, एक भूमि के टुकड़े को कहता है पेड़ों को गिरा करके साफ किया जाता है, एंड बर्निंग दैम, और उनको जला करके। द एसिड आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल, ये जो राख है वो तब मिट्टी में मिल जाती है, एंड क्रॉप्स लाइक मैजी, याम, पोटैटोज एंड कसावा और ग्रोन, और कहता है यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर फसलें मैजी, मक्का, यम, पोटैटोज और कसावा जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। आफ्टर द सॉइल लॉसेस इज फर्टिलिटी, कहता है मिट्टी के एक बार अपनी उपजाऊपन के खो जाने के बाद लैंड इज अबेंडेड, भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट, और जो फसल जोतने वाला होता है वो उस भूमि को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो हम पूछ सकते हैं कई बार क्वेश्चन आता है विच कल्टीवेशन इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर। तो आपको बच्चों पता है कि आप सब भी जानते हो कि जब हमारी भूमि को हम भी अपने खेतों में 1-2 साल के लिए कई बार खाली छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उसकी जब फर्टिलिटी जब कम हो जाती है तो उसकी फर्टिलिटी को दोबारा से प्राप्त करने के लिए हम भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या है कि भूमि को की उपजाऊपन को प्राप्त करने के लिए एक बार उसको छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और फिर वहां पर जाकर के फसल जोतने लगते हैं। ओके, नोमाडिक हर्डिंग क्या होती है? इट इज अ प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा। ये जो कृषि की जाती है वो अर्ध शुष्क और कहता है सहारा के क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क सहारा के क्षेत्रों में की जाती है। सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, केंद्रीय एशिया और भारत के कुछ हिस्से लाइक राजस्थान एंड जम्मू, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में ये कृषि की जाती है। नोमाडिक हर्डिंग कहाँ पर होती है बेटा? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर में भारत के। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार की खेती के अंदर हर्ड्समैन मूव्स
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हर्ट्समैन होते हैं, हर्ट्समैन मीन्स जो झुंड वाले, जो कहते हैं घूमने वाले, जो चरवाहे लोग होते हैं, हर्ट्समैन चरवाहे। मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। विद देयर एनिमल्स, अपने जानवरों के साथ। फॉर फूड एंड वाटर, पानी और चारे के लिए। अलोंग डिफाइंड रूट्स, अपने निर्धारित रास्तों पर, मार्गों पर। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट, इस प्रकार का जो आंदोलन है वो पैदा होता है इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स एंड टेरियन, कहता है क्लाइमेटिक। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरियन, इस प्रकार का जो आंदोलन है, खेती है, वो चलता रहता है, पैदा होता है इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरियन, कहता है जो जलवायु वाले जो कहता है क्षेत्र है, टेरियन यानी क्षेत्र, उनके अंदर ये चलता रहता है। सिप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड, भेड़, कैमल, याक और बकरियां जो है मुख्यतः सामान्यतः यहाँ पर पाली जाती हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, व्हीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स द हर्डर एंड देयर फैमिली, ये जो है मांस, दूध, ऊन, हाइड्स और स्किन जो है वो दूसरे उत्पाद जो है वो चरवाहों के परिवार को प्रदान करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल यानी वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक मीन्स जो जिससे हमें अधिक से अधिक पैसा मिले। इट्स इन कमर्शियल फार्मिंग, कहता है वाणिज्यिक खेती में क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स, कहता है फसलें उगाई जाती है और जानवरों को पाला जाता है। रियर्ड यानी पाला जाता है। फॉर सेल इन मार्केट, बाजार में बेचने के लिए। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कहता है क्षेत्र को जोता जाता है एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, और जो राशि है यूज इन लार्ज, वो बहुत अधिक मात्रा में यूज की जाती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, अधिकतर जो काम है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कहता है वाणिज्यिक खेती में शामिल होती है वाणिज्यिक अनाज फार्मिंग, कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि एंड प्लांटेशन और बागवानी, एग्रीकल्चर कृषि शामिल होती है। इन द कमर्शियल ग्रेन, कहता है वाणिज्यिक अनाज में फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, कृषि कई फसलें उगाई जाती हैं वाणिज्यिक उद्देश्यों से। व्हीट एंड मैजी आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स, गेहूं और बाजरा जो है सामान्यतः वाणिज्यिक तौर पर उगाए जाने वाले अनाज हैं। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस, मुख्य क्षेत्र जहां पर वाणिज्यिक गेहूं खेती के रूप में पैदा किया जाता है। और टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के कहते हैं टेम्परेट घास के मैदान हैं। यूरोप एंड एशिया, और यूरोप एशिया के घास के मैदान हैं। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, ये क्षेत्र जो है वो घने बसे हुए हैं। विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर, और कहता है बड़े बड़े खेत जो है वो कहता है हंड्रेड्स हेक्टर्स में दूर दूर तक फैले हुए हैं। सर्वर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, कहता है जो विंटर है वो कहता है उगती फसल को रोकती है। एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, और यहाँ पर केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, यानी सर्दियों में यहाँ पर फसल नहीं उग सकती है क्योंकि फसल की बढ़ोतरी को रोकती है, तो यहाँ पर केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि में द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग, कृषि कहता है भूमि का प्रयोग जो है फसलें उगाने के लिए करते हैं। फूड एंड फोडर, भोजन और चारे के लिए। क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, और जानवरों को पाला जाता है और फसलों को उगाया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज डिफरेंट नेम, कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने पढ़ी थी उसके अलग अलग नामों में को से जाना जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। झूमिंग कहाँ पर जाना जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कहता है उत्तरी पूर्वी भारत में इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग के नाम से। और मेक्सिको के अंदर इसे मिलप्पा के नाम से। ब्राजील में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका के नाम से जाना जाता है। और मलेशिया में लडांग के नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? कई बार हम सोचते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक खेती वो क्या है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड, इसकी एक प्रकार की खेती में जो कार्बनिक खाद होती है, ऑर्गेनिक यानी जो वेस्ट जो मटेरियल होता है उससे जो खाद बनती है, एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स और प्राकृतिक कीटनाशक, एंड
आर यूज, उनका प्रयोग किया जाता है इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की बजाय। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और कोई भी कहता है आधुनिकीकरण कहता है फसल की उपज यील्ड होती है उपज को बढ़ाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। इट मीन्स यहाँ पर जो है वो नेचुरल जो खाद होती है उसी को उगाने के लिए जिस जिस प्रकार की उस नेचुरल खाद पर जिस प्रकार की खेती की जाती है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। Mixed farming is practiced in Europe, Eastern Asia, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. Mixed farming जो है यूरोप में, पूर्वी यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में की जाती है। प्लांटेशन यानी बागवानी आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, वो भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, जहाँ पर एक ही प्रकार की चाय की फसल, कॉफी, शुगर केन, गन्ना, कैस्यू, कसावा, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन, जहाँ पर इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, बहुत अधिक मात्रा में मजदूर और कहता है धनराशि की आवश्यकता होती है इस फसल को उगाने के लिए। द प्रोड्यूस में बी प्रोसीड ऑन द फार्म, ये उत्पादन किया जाता है कहता है खेतों की प्रक्रिया के द्वारा, इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज, अपने आप या फिर फैक्ट्रियों के नजदीक। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज, कहता है जो यातायात का जो जाल है उसका विकास इज दस एसेंशियल, वो इस प्रकार से जरूरी है फॉर सच फार्मिंग, इस प्रकार की खेती के लिए, प्लांटेशन की खेती के लिए जरूरी है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट। ओके, मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मुख्य जो बागवानी है वो कहता है उष्ण कटिबंधीय संसार के जो क्षेत्र है वहां पर की जाती है। रबर इन मलेशिया, रबर कहाँ पर उगाया जाता है? मलेशिया के अंदर। कॉफी ब्राजील के अंदर। चाय भारत में एंड श्रीलंका, और श्रीलंका के अंदर आर सम एग्जाम्पल, ये कुछ उदाहरण हैं जहां पर प्लांटेशन किया जाता है। मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें, ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए कहते हैं बढ़ती हुई जनसंख्याओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए को पूरा करती हैं। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फसलें जो होती हैं वो कृषि आधारित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा पदार्थ प्रदान करती हैं। रॉ मटेरियल्स कच्चा पदार्थ। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मैजी एंड मिलेट्स, मुख्य जो फसलें भोजन फसलें हैं वो है गेहूँ, चावल, मैजी, मक्का और जवार। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स, जूट और कपास जो है मुख्य रेशे वाली फसलें हैं। इंपॉर्टेंट बीवर्जेस क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी, मुख्य महत्वपूर्ण बीवर्जेस यानी पेय फसलें जो कौन सी हैं? चाय और कॉफी। राइस, राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, चावल जो है वो संसार की मुख्य फसल है, कहता है इट भोजन वाली फसल है। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यह कहता है मुख्य आहार है और उष्णकटिबंधीय और कहता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, चावल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हाई ह्यूमिडिटी, उच्च नमी एंड रेनफॉल और अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेवी सॉइल, यह कहता है अच्छी तरह से एलुवियल और चिकनी मिट्टी में उगता है। विच कैन रिटेन वाटर, जो पानी को अधिक समय तक रोक सकती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, चाइना जो है वो कहता है लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, कहता है चाइना भारत के बाद चावल के उत्पादन में बढ़ता हुआ क्षेत्र है। जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट, जापान और श्रीलंका और उसके बाद इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, अनुकूल जो जलवायु स्थितियां हैं एज इन वेस्ट बंगाल, जैसे कि वेस्ट बंगाल में एंड बांग्लादेश, और बांग्लादेश में 2 और 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, इसमें कहते हैं एक ही साल के अंदर 2 या 3 फसलें उगाई जा सकती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है व्हीट। मेजर क्रॉप्स के अंदर पहले हमने बताया राइस, अब आता है व्हीट। व्हीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, गेहूं को उगाने के लिए लचीली कहता है जलवायु की आवश्यकता होती है। एंड रेनिंग ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, और कहता है उगाने वाले मौसम के दौरान बारिश की जरूरत होती है। एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और कहता है इसकी कटाई के समय अच्छी धूप की जरूरत होती है। जैसा कि हम जानते हैं गेहूं को जब उगाते हैं तो सर्दियों में बारिश के बाद उगाया जाता है, और जब काटा जाता है इसी मौसम में काटा गया तो अच्छी धूप की जरूरत होती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, यह कहता है लूमी अच्छी कहता है जो मिट्टी होती है लूमी, सूखी हुई लूमी मिट्टी के अंदर अच्छे से उगता है। व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, यूएसए, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया। गेहूं जो है व्यापक तौर पर यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया और भारत के अंदर उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर, भारत में यह सर्दियों में उगाया जाता है। मिलेट्स माने जवार,
कहता है दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, इन्हें मोटा अनाज भी कहा जाता है। कोर्स अनाज यानी मोटा अनाज भी कहा जाता है। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल, और ये कहता है कम उपजाऊ मिट्टी में उगाया जा सकता है। एंड सैंडी सॉयल, और कहता है रेतीली मिट्टी में। इट इज अ हार्डी क्रॉप, यह एक कठोर फसल है। दैट नीड्स लो रेनफॉल, जिसमें कम बारिश की जरूरत होती है। एंड हाई, और कहता है हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, उच्च से कहता है निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। एंड एडुकेट रेनफॉल, और उचित बारिश की। जवार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया, जवार, बाजरा और रागी जो है वो भारत में उगाए जाते हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर, दूसरे देश जो है नाइजीरिया, चाइना और रागी है। अब कहता है कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच क्रॉप्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो जवार, बाजरा एंड रागी आर नोन एज कोर्स ग्रेन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मैजी। मैजी रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लोड्स ऑफ सनशाइन, मक्का को उगाने के लिए लचीली तापमान, बारिश एंड लोड्स ऑफ सनशाइन, और अधिक धूप की जरूरत होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, यह है इसको जरूरत होती है अच्छे से सूखी हुई उपजाऊ मिट्टी की। मैजी इज नोन इन नॉर्थ अमेरिका, मैजी मक्का जो है वो उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको, और मैक्सिको में उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, कॉटन को उगाने के लिए उस तापमान की आवश्यकता होती है। लाइट रेनफॉल, कम बारिश की। 210 फ्रोस्ट फ्री, कहता है और कहता है इसमें 210 दिन कहता है फ्री होते हैं डेज एंड सनशाइन, तो ऐसा है 215 दिन इसे धूप की आवश्यकता होती है। फॉर इट्स ग्रोथ, इसके विकास के लिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, यह अच्छी प्रकार से काली और कहता है एलुवियल उपजाऊ मिट्टी में होती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, चाइना, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट जो है वो कपास के बढ़ते हुए उत्पादक देश हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यह कहता है भारत के कपड़ा उद्योग का एक प्रमुख कच्चा पदार्थ प्रदान करती है। यानी कपड़ा किससे बनता है, कॉटन से। तो फैक्ट्रियों में जाके कच्चा उत्पाद प्रदान करने का सबसे कहता है सबसे अधिक कच्चा पदार्थ यहीं से प्राप्त होता है, कपड़ा उद्योग का। नेक्स्ट आता है बेटा जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन फाइबर, जूट को कहता है सुनहरी रेशे के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच वॉज नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट वॉज नोन एज गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज ऑन वेल ऑल एलुवियल एंड टेक रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, यह कहता है अच्छे से और एलुवियल सोल, और कहता है एलुवियल सोल के अंदर उचित कहता है उच्च तापमान में की मिट्टी में की इसे जरूरत पड़ती है। हैवी रेनफॉल, उच्च बारिश की, ह्यूमिड क्लाइमेट और नमी युक्त जलवायु की। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया, यह फसल जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इंडिया, भारत में एंड बांग्लादेश, और बांग्लादेश में आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ये जूट के बढ़ते हुए उत्पादक देश हैं। अब आता है नेक्स्ट कॉफी। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कॉफी को लिए गर्म और कहता है नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। एंड वेल ड्रेन लोमी सोइल, अच्छे से सूखी हुई लोमी मिट्टी की। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, ऊंची जो कहता है पहाड़ी वाली जो ढलाने हैं वो अधिक उपयुक्त है इस फसल की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, ब्राजील जो है वो इसका बढ़ता हुआ उत्पादक देश है कोलंबिया और भारत के बाद। कॉफी का बढ़ता हुआ उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील। ठीक है। टी इज अ बीवर्स क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, कहता है टी एक प्रमुख पेय पदार्थ है। बीवर्स यानी पेय पदार्थ, पेय फसल है कहता है जो बागवानी के रूप में उगाई जाती है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्टर्ब्ड हाई रेनफॉल, इसके लिए उच्च ठंडी जलवायु और अच्छे से कहता है हाई रेनफॉल, उच्च बारिश की आवश्यकता होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर। फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, इसकी कोमल पत्तियों के विकास के लिए। इट नीड्स वेल ड्रेन लूमी सोयल, इसके लिए अच्छे से सूखी हुई लूमी मिट्टी की आवश्यकता होती है। जेंटल स्लोप, और कहता है हल्की ढलानों की। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड, अधिक मात्रा में इसमें मजदूरों की आवश्यकता होती है। टू पिक द लीव्स, पत्तियों को चुनने के लिए। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, केन्या, चाइना, भारत और श्रीलंका जो है इस अच्छी कहता है क्वालिटी, गुणवत्ता की चाय उत्पादित करने वाले देश है संसार के। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कहता है कृषि विकास। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फ्रॉम प्रोडक्शन इन
order to meet the growing demand for increasing population. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट संकेत करता है उन प्रयासों की तरफ जो बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल के उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज, ये अलग अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, जैसे फसलों के क्षेत्र को बढ़ा करके, द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, फसलों की कहता है संख्या को बढ़ा करके, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज, कहता है सिंचाई की सुविधाओं को में सुधार करके, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का प्रयोग करके, फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक, एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, और उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग करके हम फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कहता है कृषि का मशीनीकरण, इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो एक दूसरा घटक है, सहायक है कृषि विकास का। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, जो कहता है मुख्य जो उद्देश्य है कहता है कृषि विकास का वो है उत्पादन के फूड, जो भोजन की सुरक्षा है उसके उत्पादन को बढ़ाना, उसके विकास को बढ़ाना है। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड, एग्रीकल्चर का विकास हो चुका है डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अलग अलग हिस्सों में। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, कहता है विकसित जो देश है विद लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी जनसंख्या वाले, यूजुअली प्रैक्टिस सामान्यतः इंटेंसिव एग्रीकल्चर, वहां पर सघन खेती की जाती है। वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सबसिस्टेंसिंग, जहां पर खेती जो है छोटे छोटे प्लॉटों पे की जाती है, अधिकतर सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, बड़े बड़े जो खेत होते हैं वो अधिक उपयोग होते हैं वाणिज्यिक खेती के लिए। एंड एज इन यूएसए, जैसे यूएसए के अंदर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, यूएसए और एशिया के अंदर बड़े बड़े खेत होते हैं जो कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ टू केसेस स्ट्रेटजीज ऑफ फार्म, हम दो प्रकार की कहते हैं खेतों की के अध्ययन के द्वारा, वन फ्रॉम इंडिया, एक भारत का खेत, एंड द अदर फॉर्म ऑफ यूएसए, और दूसरा यूएसए का। लेट अस अंडरस्टैंड, आओ हम समझे अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, विकासशील और विकसित देशों के बीच के कृषि के विकास को। ए फ्रॉम इंडिया, भारत के अंदर खेत कैसे होते हैं। देर इज ए स्मॉल विलेज, यहाँ पर छोटे गांव होते हैं। अदिलाबाद इन गिजापुर, कहता है यहाँ एक छोटा सा गांव है अदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफ उत्तर प्रदेश में। मुन्नालाल इज अ स्मॉल फार्मर इन द विलेज, कहता है मुन्नालाल इस गांव का छोटा किसान है। हु हैज फार्मलैंड ऑफ 1.5 हेक्टेयर, जिसके 1.5 हेक्टेयर्स की कृषि का खेत है। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, उसका जो मकान है वो मुख्य गाँव में है। ही परचेज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, वो अच्छी किस्म के बीजों को खरीदता है फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, एवरी ईयर अल्टरनेट ईयर, कहता है प्रत्येक साल को। द लैंड इज फर्टाइल, मिट्टी उपजाऊ है, एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, और वो कम से कम एक साल में 2 फसलें उगा लेता है। विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस, जो सामान्यतः गेहूं और चावल है, एंड पल्सेज और दालें हैं। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, किसान जो है अपने दोस्त से भी सलाह लेता है, एज एंड एल्डर्स, और अपने बड़ों से, एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, और उसके साथ कृषि सरकारी कहता है कृषि अधिकारियों से भी। रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस, कृषि संबंधी नीतियों के मतलब कृषि संबंधी उत्पादों के प्रयोग करने के लिए, कृषि करने के लिए। ही टेक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट, उसने कहते किराए पर एक ट्रैक्टर खरीद लिया। फॉर प्लॉइंग हिज फील्ड्स, अपने खेतों को चलाने के लिए। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड, यद्यपि उसके कुछ दोस्त जो है अभी तक पारंपरिक पुरानी जो तरीके हैं कृषि के उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं। ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लॉइंग, जैसे कि हल चलाने के लिए पहले बैलों का यूज होता था, वो भी अभी वैसे ही कर रहे हैं। देयर इज ए ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड, उनके खेत के नजदीकी एक ट्यूबवेल है। विच ही टेक्स एंड रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड, जिसके जरिए वो अपने खेतों की किराए पर सिंचाई करता है। मुन्नालाल ऑल्सो हैज 2 buffaloes एंड न्यू हैंड्स, कहता है मुन्नालाल के पास भी 2 भैंसे और कुछ हैंड्स यानी मुर्गियां हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन, वह कहते हैं इनके दूध को सहायक समिति, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सहायक समिति होती है, उसमें नजदीक के कस्बे में इनको बेचने के लिए जाता है। ही इज मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कहता है सहायक समिति का सदस्य है। विच ऑल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फोडर, जो उसको सलाह देती है कि उसको किस
प्रकार का भोजन फॉर हिज एनिमल्स, अपने जानवरों के लिए मतलब किस प्रकार का भोजन उन्हें देना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक, और जानवरों की हेल्थ की सुरक्षा करने के लिए किस प्रकार के मतलब उसे सेफ्टी मेजर्स उपाय करने चाहिए। एंड आर्टिफिशियल इंसीमेशन, और किस प्रकार से कृत्रिम कहता है मतलब कृत्रिम आइसोमेशन हम कर सकते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज, उसके परिवार के सभी सदस्य उसके खेती के कार्यों में उसकी हेल्प करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, द टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक ऑन द एग्रीकल्चर, वो बैंक से कहता है कृषि के लिए क्रेडिट यानी लोन, ऋण भी उधार ले लेता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय एचवी सीड्स, और कोऑपरेटिव जो सहायक समिति है उससे हाई यील्डिंग, एचवी की फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को खरीदने के लिए, एंड इम्प्लीमेंट, और उपकरणों को खरीदने के लिए। कई बार हम कृषि कोई फसल वगैरह के बीज, अच्छी किस्म के ट्रैक्टर वगैरह या कुछ भी खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट यानी ऋण ले लेते हैं बैंक से। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी, वो अपने प्रोड्यूस उत्पाद को कहता है मंडी में बेच देता है। लोकेटेड इन नियर बाय टाउन, जो कहता है कस्बे के नजदीक ही स्थित है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्म डू नॉट हैव लैक स्टॉक स्टोरेज फैसिलिटीज, क्योंकि अधिकतर जो किसान होते हैं उनके पास कमी होती है भंडारण सुविधाओं की। दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस, इवन कहते हैं वे मजबूर होते हैं अपने उत्पाद को बेचने के लिए। इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम, जबकि कहता है मार्केट में उनके अनुकूल नहीं होता। इट मीन्स जब मार्केट में उनकी कीमत कम होती है तब भी उनको अपने उत्पाद भेजने पड़ते हैं। लाइक दिस, जैसे हमारे यहाँ गेहूँ किसान उगाता है, बहुत सारा गेहूँ हो जाता है, घर में रखने के लिए जगह नहीं है, तो क्या करेगा, वो मंडी में ला जाकर उसको बेच देता है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी, किसान कहता है सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज, भंडार सुविधाओं के विकास को मतलब ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। नेक्स्ट है हमारा ए फॉर्म इन द यूएसए, ये हमने पढ़ा भारत के खेत किस प्रकार है, किस प्रकार से की जाती है। नेक्स्ट है हमारा ए फार्म इन द यूएसए, यूएसए के खेत। द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ इंडियन फार्म, एवरेज जो औसत आकार होता है यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के खेतों का, वो भारत के खेतों से बड़ा होता है। ए टिपिकल फार्म साइज इन यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर, एक कहता है जो टिपिकल आकार होता है यूएसए के खेतों का वो लगभग 250 हेक्टेयर का होता है। द फार्मर जनरली रिसाइड्स द फार्म, किसान जो होता है सामान्य से इसी खेत के अंदर रहता है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न सोयाबीन, कुछ जो मुख्य फसलें उगाई जाती है उसके अंदर कॉर्न यानी अनाज है, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड सुगर बीट। जो होरन कहता है ये उगाई जाती है। जो होरान ए फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए, कहता है जो हारान नाम का एक यूएसए के अंदर मिड वेस्ट जो पश्चिम के मध्य में एक किसान है। इन लोवा राज्य के अंदर ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड, उसने कहता है 3 हेक्टेयर की भूमि को वो मालिक है, 300 हेक्टेयर्स की। दैट ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड एंड कहता है वह अपनी खेतों में कॉर्न अनाज उगाता है। आफ्टर मेकिंग श्योर, अब कहता है दैट सोयल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स, ये निश्चित करने के बाद कि मिट्टी और पानी के जो संसाधन है वो कहता है उसकी जरूरतों को पूरा कर देंगे ऑफ दिस क्रॉप्स, इस फसल की। एडुकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट्स, कहता है उचित जो उपाय किए जाते हैं पेस्ट यानी कीटनाशकों को नियंत्रित करने के लिए, दैट कैन डैमेज द क्रॉप्स, जो हमारी फसलों को खराब कर देते हैं, वो भी उठाए जाते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, समय समय पर वो अपनी मिट्टी के सैंपल जो होते हैं नमूने भी सॉइल टेस्टिंग जो वेधशालाएं हैं, लेबोरेटरी होती है वेधशाला जहाँ पर मिट्टी की जाँच की जाती है, वहाँ पर उनको भेजता है टू चेक करवाने के लिए वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, कि इसके खनिज जो पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं। द रिजल्ट्स हेल्प जो होरान टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम, कहता है इस के परिणाम स्वरूप जो होरान को कहता है योजना भी बनाता है साइंटिफिक वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रमों की। हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट, उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। विच गिव्स हिम ए प्रेसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, जो उसके कहता है खेतों की उचित पिक्चर प्रदान करता है। दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर, यह उसकी रासायनिक उर्वरकों में भी उसकी मदद करता है।
एंड पेस्टिसाइड्स और कीटनाशकों में भी। वैन एवर दे आर रिक्वायर्ड, जब कभी उनको जरूरत होती है। ही यूजेज ट्रैक्टर्स, वह ट्रैक्टर्स का प्रयोग करता है। सीड्स, ड्रिल्स कहता है के द्वारा बीज को बोकर। लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर कहता है कंबाइंड हार्वेस्टर को चलाकर। एंड थ्रेसर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, और कहता है विभिन्न प्रकार के कृषि अभियानों को पूरा करने के लिए। ए ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसी, कहता है अनाज को कहता है ऑटोमेटिक जो ग्रेन अनाज भंडार है वहां पर उनको स्टोर किया जाता है और डिस्पैच्ड या फिर भेज दिया जाता है टू मार्केट एजेंसी, मार्केट के एजेंसियों को। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन, यूएसए के जो किसान होते हैं वो एक व्यापारी की तरह काम करते हैं। एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर, ना कि एक किसान की तरह जैसे कि हमारे इंडिया में है। ओके स्टूडेंट्स, let's listen to me carefully. Next week we are going to take your unit test. First test of your unit test will be English, so prepare it yourself for this test. इंग्लिश का जो यूटी सिलेबस है वो आपका डाल दिया जाएगा, बट मैं आई ऑल्सो टेल यू अबाउट दिस। फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड टेंसेज यू विल बी रिवाइज्ड फॉर योर यूटी टेस्ट। फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, क्वेश्चन आंसर और इन बिटवीन चैप्टर क्वेश्चन भी आएंगे। सो ready for this test, do work hard and get good marks for this test. Okay, thanks for watching the video.